नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय कृषि समाप्त करने के बाद उत्तर प्रदेश कृषि, जैसा कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, उत्तर प्रदेश कृषि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि से जहां से ज़्यादा प्रश्न उठते हैं कृषि के क्षेत्र में, हम लोग वहां से ज़्यादा से देखेंगे, क्योंकि मृदा से हम लोग ज़्यादा देखेंगे। उसके बाद कृषि और सिंचाई का पहले अवलोकन करेंगे, उसके बाद मृदा से, चाहे उत्तर प्रदेश का भाबर और तराई क्षेत्र का मृदा हो, चाहे वो मैदानी क्षेत्र का मृदा हो, चाहे वो पठारी क्षेत्र का हो, पहाड़ी क्षेत्र का हो, चाहे, और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कृषि जलवायु प्रदेश देखेंगे और फसल चक्र देखेंगे उत्तर प्रदेश का, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में कृषि संस्थान। तो इस क्लास में उत्तर प्रदेश से कृषि के बारे में सिर्फ चर्चा होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा। हाँ, हालांकि आपको एक बात बता दें कि उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है वो अलग से क्लास चल रही है, आप उसको देख लीजिए। उत्तर प्रदेश से जितने भी डाउट होंगे आपको सारे क्लियर हो जाएंगे वहां से। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ ग्राम समाज और ग्राम विकास के अंतर्गत हम लोगों ने कृषि पढ़ना है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने भारतीय कृषि, इससे पहले क्लास में हम लोगों ने देखा, इससे पहले 3 क्लासेस चली हैं जिसमें हम लोग भारत की कृषि के बारे में हम लोगों ने देखा है। तो आज हम लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में आप चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में आपको अलग से पढ़ाया जा रहा है, आप उस पर जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को यही पढ़ना है जो आपके स्क्रीन पे ये पूरा शो हो रहा है। तो चलिए बिना देर किए पहले हम लोग अवलोकन करते हैं कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो वो हैं 20। अगर आपसे पूछा जाता है कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 9। हालांकि अभी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछता है कुल कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो 9। कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं, 8। कुल बीज विधान संयंत्र कितने हैं, 42। और शुद्ध बोए गए क्षेत्र में कुल सिंचित क्षेत्र कितने हैं, 80.67% है, ठीक है। कुल शुद्ध सिंचाई के बारे में देखेंगे तो निजी साधनों से 76% का सिंचाई होता है, ठीक है। कुआं तालाब झील से 8.6% होता है, अन्य से 1.1% होता है, और नहर से कितना होता है, 18%, ठीक है। उसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर जो है वो पूर्वी यमुना नहर है, जो 1830 में बनी थी, ठीक है। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है, वो शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली वो शारदा नहर है। राज्य में नहरों की कुल लंबाई कितनी है, 74,000 किलोमीटर लंबी है उत्तर प्रदेश में नहरों की कुल लंबाई, ठीक है। सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में आप जब देखेंगे, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए सपोज दैट नक्शा है, तो क्या होता है, कैसे होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है और ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। तो ये जो पश्चिमी क्षेत्र होता है वो होता है सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, ठीक है। चलिए अब इसके बाद और थोड़ा सा अवलोकन करते हैं। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू हुई, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रश्न आ चुका है तो आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना जो लागू हुई है वो 1954 से लागू हुई है, ठीक है। सीलिंग कानून के तहत, सीलिंग एक कानून है, उत्तर प्रदेश का कानून है, कृषि के अंतर्गत एक कानून है। तो इसमें एक व्यक्ति के नाम भूमि की अधिकतम सीमा कितनी है, एक व्यक्ति के नाम सिर्फ 18 एकड़ की जो है भूमि एक व्यक्ति के नाम पे हो सकती है। उत्तर प्रदेश में शस्य गहनता कितनी है, 153.79, माफ करिएगा, हाँ 79, ठीक है। शस्य गहनता के बारे में इससे जस्ट पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा है। शस्य गहनता होता क्या है, कैसे इसको निकाला जाता है, इसके लिए आप इससे पहले वाली क्लास को देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में शस्य गहनता क्या है, 153.79% है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल आलू ले लें, चाहे दूध, गेहूं, गन्ना, आम, खाद्यान्न, सिंचित क्षेत्र, नहर सिंचित क्षेत्र, ये नहर है, नहर सिंचित क्षेत्र, ट्यूबवेल सिंचित क्षेत्र और आंवला, इन सभी चीजों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। हालांकि इससे पहले वाले जितने भी क्लास में हम लोग जो भी फसल देखे हैं उसमें पहले, दूसरा, तीसरा का आंकड़ों को लेकर हम लोगों ने देखा है। तो उत्तर प्रदेश जिसमें प्रथम है उसमें बताया गया है, तो वो भी क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और इसी के अंतर्गत ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो किस किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, आलू में है, दूध, गेहूं, गन्ना, आम, खाद्यान्न, सिंचित क्षेत्र,
सिंचित क्षेत्र के बाद नहर सिंचित क्षेत्र और ट्यूबवेल सिंचित क्षेत्र में भी पहले स्थान पे है। इसके अलावा आंवला में भी पहले स्थान पे है। ये हमने लास्ट में इसलिए किसको कवर किया है क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है आपके, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मृदाओं के बारे में देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदाएं देखेंगे। ठीक है, देखिए प्रदेश के उत्तरी मतलब जो भाबर क्षेत्र हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टियों कंकड़ पत्थर से निर्मित है, जो कि काफी छिछली होती है, अतः जल नीचे चला जाता है। इस क्षेत्र में कृषि कार्य असंभव है, यहाँ ज्यादातर झाड़ियां और वन पाए जाते हैं। भाबर और तराई क्षेत्र दो चीजें हैं। हमने आपको बताया कि हिमालयी नदी, जैसे मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश का उत्तर क्षेत्र है, अब यहाँ पे हिमालय है, यहाँ से जब नदियाँ नीचे आती हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से कंकड़ पत्थर तोड़ती हुई लेके आएंगी। अब यहाँ से नदियाँ तोड़ती हुई लेके आएंगी तो यहाँ वो सब इकट्ठा होती चली जाएंगी, बड़े बड़े पत्थर कंकड़ पत्थर सब इकट्ठा होते चले जाएंगी, तो जल क्या होगा, जल यहाँ पे आने के बाद नीचे चला जाएगा। इस क्षेत्र में जल नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ वन झाड़ियाँ यही सब पाए जाते हैं। इसके बाद ये आगे कहीं जाके उद्गम हो जाता है, तो यहाँ पे कंकड़ पत्थर होने के कारण जल का स्राव जो नीचे चला जाता है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो है कृषि असंभव होता है। वास्तव में कंकड़ पत्थर में तो कृषि होगा नहीं, है ना, तो यहाँ पे कृषि असंभव होता है। लेकिन जब आगे जाते हैं तो ये जो महीन कण होते हैं वो बहकर आगे चले जाते हैं। जो महीन कणों के निक्षेप होते हैं उनसे जो निर्मित होते हैं वो तराई क्षेत्र होते हैं। मृदा समतल होती है, दलदली होती है, नम और उपजाऊ होती है। फिर आगे जाके धीरे धीरे वो जो क्षेत्र होता है वो उपजाऊ होता चला जाता है, वो कंकड़ पत्थर नहीं होता है, वहां की मिट्टियां क्या होती है, नम होती है ना। और उसके बाद वहां पे समतल होता है और दलदली क्षेत्र हो जाता है, तो वहां पे धीरे धीरे क्या हो जाता है, वहां की मृदा उपजाऊ होती चली जाती है और सबसे अच्छी पैदावार तराई क्षेत्र में होता है। ठीक है, और धान की और गन्ने की भी सबसे अच्छी पैदावार होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो क्या होता है, भाबर क्षेत्र किस तरह से बनता है और तराई क्षेत्र किस तरह से बनता है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य मैदानी के क्षेत्र। मतलब हम लोग देखिए उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं इस तरह से, है ना। उत्तर प्रदेश में ये रहा आपका उत्तर क्षेत्र जो है, ये पश्चिमी क्षेत्र है और ये पूर्वी क्षेत्र है, ये उत्तरी क्षेत्र है और ये दक्षिणी क्षेत्र है। तो इस तरह से जो मध्य के मैदानी क्षेत्र है हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, ये मध्य क्षेत्र है तो इसकी बात हम लोग करेंगे। यहाँ की मृदाएं जो होती है वो कैसे, आपको अच्छी तरह से पता है, यहाँ पे गंगा और यमुना का विशाल मैदान है ना। तो गंगा और यमुना का विशाल मैदान है, तो इस तरह से यहाँ पे कृषि अच्छी होगी। ठीक है, इस मैदान में जो पाई जाने वाली मृदा होती है वो जलोढ़ होती है। जलोढ़ को कद्दारी मृदा भी कहते हैं और भात मृदा भी कहते हैं। तो मिट्टियों के प्रकार में जब हम बात करेंगे, उनके जो उपनाम होते हैं वो आपको जरूरी है याद करना। ठीक है, कभी कभी प्रश्न ऐसे ही फंसाता है उपनाम से, जैसे जलोढ़ को कद्दारी मिट्टी भी कहते हैं और कद्दारी मृदा और भात मृदा भी कहते हैं। ठीक है, जो किससे बना होता है, जलोढ़ मिट्टी किससे बना होता है, काप मिट्टी से होता है, कीचड़ एवं बालू से। काप मिट्टी का मतलब होता है जो दलदली टाइप का हो, ठीक है, भुरभुरा और दलदली टाइप का हो, उसे काप मिट्टी कहते हैं। कीचड़ और बालू, इन तीनों चीजों से मिलकर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें पोटास और चूना की मात्रा जो होती है वो बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, बहुत अधिकतम होती है। और फास्फोरस, नाइट्रोजन और जो जीवांश होता है उसका अभाव होता है बहुत ही कम मात्रा में, ऐसा कह लें कि न के बराबर पाया जाता है। ठीक है, न के बराबर। जीवांश का मतलब क्या है, मतलब जीवों का अंश। ठीक है, मतलब जीवाश्म की बात हो रही है। उसके बाद देखिए, ये जो मध्य मैदानी के क्षेत्र की जो मृदा है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक खादर और एक बांगर। ठीक है, खादर और बांगर। तो सबसे पहले हम लोग खादर की बात करेंगे। जो मृदा नदियों द्वारा प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तित होती जाती है उसे खादर कहते हैं। इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम और जो जीवाश्म होते हैं, जैव तत्व होती है, इनकी मात्रा बहुत ही अधिक होती है। इसमें बलुआ सिल्ट या बलुआ दोमट, मटियार दोमट इस नाम से भी जाना जाता है, ये इसके उपनाम है। इसके उपनाम भी आपको याद रखना है, कौन कौन से, इसको बलुआ सिल्ट, बलुआ दोमट या मटियार दोमट, इन सभी नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो उर्वरा शक्ति होती है वो बहुत ही अधिक होती है, ऐसा कम मान लेते हैं कि ये बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, देखिए
यहां पर ये जो कह रहा है कि प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तित होता रहता है, वो मिट्टी जो होती है वो खादर होती है प्रत्येक बाढ़ के साथ। मतलब जब भी बाढ़ आता है तो मिट्टियां जो होती है, नदी अपने द्वारा प्रवाहित करके मिट्टियों को लाती है। हालांकि उसका अपवाह क्षेत्र पहले से ही था, अब मान लीजिए नदी इतना हो गया है, पहले मान लीजिए अपवाह क्षेत्र इतना था, अब नदी इतने में बह रही है, लेकिन जब भी बाढ़ आएगी तो वो पूरे अपवाह क्षेत्र में फैलेगी और जो भी मिट्टी लाएगी उस क्षेत्र में फैला देगी, है ना। जो इस क्षेत्र में फैलाएगी तो जिसे कहते हैं खादर। और ये हमेशा परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि जब भी बाढ़ आएगा, जब भी नदियां अपने अपवाह क्षेत्र में फैलेंगी तो मिट्टियों को लाकर फैलाएंगी, तो वहां पे उसकी जो है खादर की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे, बांगर के बारे में पढ़ेंगे। बांगर गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहां नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, वो मृदा को बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। निरंतर कृषि के उपयोग में आने के कारण इनकी उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है और अधिक मात्रा में खाद देने की जरूरत पड़ती है। जब मान लीजिए आज के क्षेत्र में इतना अपवाह क्षेत्र है किसी नदी का, और लेकिन यह पहले इसका अपवाह क्षेत्र इतना था, ठीक है। जब इसका अपवाह क्षेत्र इतना था, अब नदियां बस इतने क्षेत्र में बह रही हैं, लेकिन पहले इतना अपवाह क्षेत्र होने के कारण यह मिट्टी भी उपजाऊ थी, लेकिन अब मृदा वहां पर परिवर्तित नहीं हो पा रहा है। अब वो मृदा पहले इतना उपजाऊ नहीं रह पा रहा, क्योंकि यहाँ पे बार बार कृषि होते होते क्या हो रहा है, वहां की उर्वरा शक्ति क्षीण होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। ठीक है, इसलिए वहां पे उर्वरा शक्ति क्षीण होने के कारण खाद, पोटास, जो भी वहां पे जरूरत पड़ती है मिट्टियों के लिए देना पड़ता है। यहाँ पर हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा, इसे पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि आपको खादर और बांगर में जो भी डिफरेंस है आपको अच्छे से समझना है, और हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। खादर और बांगर सिंपल क्षेत्र है, सिंपल सा मतलब है जिसके जो क्षेत्र अपवाह क्षेत्र से संबंधित है ना। चलिए, तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ ऐसी मृदाएं जो बेस होती हैं और क्षार होती हैं, जो बेस और एसिड होती हैं, मतलब जो लवड़ी होती हैं और क्षारी मृदाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में, अब बांगर मृदा वाले क्षेत्र कहां से आएंगे, खादर और बांगर हमने आपको पढ़ा, किस क्षेत्र में खादर पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में बांगर पाए जाते हैं, ये जलोढ़ के ही दो भाग हैं। तो जो बांगर मृदा वाले क्षेत्र हैं उनके भूमि के समतलन होने और जल की निकासी का उचित प्रबंध नहीं होने के कारण नहरों की सिंचाई किए जाने से वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता हो रही है, जुताई की गहराई हमेशा एक ही माप पे हो रही है, तो वहां पर क्या होता है कि 10% भूमि ऊसर हो चुकी है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र हैं, अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद, ये सभी जिले जो हैं इनकी 10% जो है भूमि ऊसर हो चुकी है। किन कारणों से हो चुकी है ये हमने आपको बताया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे उसी लवड़ी और क्षारी मृदा के अंतर्गत ऊसर भूमि को हम लोग डिवाइड करेंगे। ऊसर भूमि के बारे में हमने बात किया, तो ऊसर भूमि के बारे में देखिए, एक लवड़ी ऊसर भूमि, एक क्षारीय ऊसर भूमि, एक लवड़ी ऊसर भूमि, एक क्षारीय ऊसर भूमि। ऊसर भूमि को अन्य नाम से हमने कहा कि उपनाम आपको याद रखना है, तो रेह किसको कहा जाता है, ऊसर को कहा जाता है। बंजर भी ऊसर को कहा जाता है, बंजर भूमि आप जरूर सुने होंगे नाम, और कल्लर भी एक ऐसा नाम है जो ऊसर भूमि को ही कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले लवड़ी ऊसर भूमि की, फिर उसके बाद क्षारीय ऊसर भूमि की। लवड़ी ऊसर भूमि के लवण अधिकांश सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट, कैल्शियम के बने होते हैं। किसके, सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट और कैल्शियम, ये लवड़ी जो ऊसर भूमि होती है उनके बने होते हैं, जो कि भूमि के ऊपरी सतह पर देखेंगे आप सफेद परत के चादर के रूप में बिछे होते हैं, आपको वहां की मिट्टियां सफेद दिखाई देंगी। तो इनका जो पीएच मान होता है वो आपको याद रखना है 8.5 से हमेशा कम होता है। ठीक है, और जो क्षारीय ऊसर भूमि होती है उसकी जो 8.5 से अधिक होता है। ठीक है, वो क्षारीय ऊसर भूमि की पीएच मान होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो क्षारीय ऊसर भूमि का ही है, लेकिन इसका रंग काला होता है। हमने लवड़ीय ऊसर भूमि का रंग कैसा देखा, सफेद देखा,
लेकिन जो क्षारीय ऊसर भूमि है, क्षारीय ऊसर भूमि, इसका जो होता है रंग काला होता है। किसके कारण? सोडियम लवण के कारण। सोडियम लवण के कारण इसका रंग काला होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग एक मिट्टी की बात करेंगे, काली मृदा के बारे में। काली मृदा के बारे में, ठीक है। काली मृदा को हम लोग रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में और बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं काली मृदा पाई जाती है और स्थानीय भाषा में इसे कपास मृदा भी कहते हैं। ठीक है। ये काली मृदा है। ठीक है। काली मिट्टी को कपास मृदा भी कहते हैं, इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग दक्षिणी पहाड़ी और जो पठारी क्षेत्र हैं दक्षिणी में उसके मृदाओं के बारे में देखेंगे। ये कौन कौन से क्षेत्र हैं? आप उत्तर प्रदेश का मैप लेकर अगर आप बैठे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आप देखिए वहां पे मैप में देखिए ललितपुर जिला, देखिए झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, दक्षिणी इलाहाबाद, इलाहाबाद में दक्षिणी इलाहाबाद, गंगा पार मिर्जापुर, गंगा पार मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, ये सभी जिले जो हैं वो दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की संबंधित है और उन्हीं की मृदाओं के बारे में बात करेंगे। वहां पे कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, उनमें क्या गुण होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लाल मृदा की। ठीक है। लाल मृदा की ये इलाहाबाद, दक्षिणी इलाहाबाद, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिले में पाई जाती है लाल मृदा। ठीक है। इस मृदा का निर्माण बालू में लाल बिंद चट्टानों के टूटने से फूटने से हुआ है। ये सभी क्षेत्र जो है बिंद क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, तो लाल बिंद चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, जैव तत्वों की कमी होती है और लौह अंश की अधिकता होती है। इसमें आयरन की अधिकता होती है, लौह अंश की अधिकता होती है। ठीक है। इनमें जो होता है दलहन और तिलहन, मतलब दालों की खेती और तिलों की खेती इसमें अच्छी तरह से की जाती है। ऐसा कह लें कि इसके लिए ये बहुत ही उपजाऊ होता है। इसके बाद हम लोग अगला मिट्टी देखेंगे, अगला मृदा देखेंगे परवा मृदा। कौन सा? परवा मृदा। इस मृदा को पड़वा मृदा भी कहते हैं और पड़ुआ मृदा भी कहते हैं। तो ये भी दो टर्म आपको याद रखने हैं। परवा मृदा को, यह हल्के लाल भूरे रंग की बलुई दोमट मृदा है जिसमें जैव तत्वों की कमी होती है। इसमें क्या होती है? जैव तत्वों की कमी होती है और इसमें ज्वार और चना फसल उगाई जाती है। ज्वार और चने के लिए ये क्या होती है? एक उपजाऊ मृदा है परवा मृदा। उसके बाद अगर आप देखेंगे मार या माड़ मृदा। देखिए मार मृदा कहिए चाहे माड़ मृदा कहिए, दोनों एक ही हैं। ठीक है। तो ये जो है ये मृतिका मृदा है जिसका रंग काली या रेंगुर मृदा के समान चिकना व काला होता है। कुल मिलाकर ऐसा समझ लीजिए यह जो होता है मार मृदा होता है, यह काली मिट्टी काली मृदा के मतलब कि जैसा ही होता है और चिकनाहट भी जो होती है वो काली मृदा की जैसी ही होती है। यह जल पाने पर मृदा में गोंद के समान क्या होता है? चिपचिपी हो जाती है और इसलिए इसमें जो होता है कृषि करना कठिन हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला मृदा कौन सा देखेंगे? राकड़ या राकर मृदा। ये लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है जो कि ढालों पर पाई जाती है। सामान्यतः आप देखेंगे ढालों पर ही पाई जाती है। इसमें जैव तत्वों की कमी पाई जाती है। खाद में प्रयोग से इसमें कुछ फसलें उगाई जा सकती हैं जैसे तिल और चना। हमने बताया शुरू में दलहन और तिलहन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भोंटा मृदा अगला है। अगला कौन सा मृदा है? भोंटा मृदा। इसका निर्माण बिंद श्रेणी के चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें कुछ लालिमा लिए इसका रंग जो होता है, लालिमा लिए इसका रंग होता है ना। जहां इन चट्टानी कड़ों के साथ हल्की दोमट मृदा का भी मिश्रण हो गया है वहां पर मोटे अनाजों का कृषि करना बहुत ही उपजाऊ माना जाता है। ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग कृषि जलवायु क्षेत्र को देखेंगे उत्तर प्रदेश की। ये जो कृषि जलवायु क्षेत्र हम देखेंगे यहां पर इस क्लास में जो भी हम बातें करेंगे उत्तर प्रदेश के दृष्टि से ही बात करेंगे। तो हम लोग कृषि जलवायु प्रदेश देखेंगे। उसके बाद हमने क्लास स्टार्ट किया था, हम लोग जब क्या कहते हैं उसको अवलोकन कर रहे थे, वहां पर हमने कहा था कि हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। वहां पे हम लोगों ने देखा था कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं। उत्तर प्रदेश में 9 हैं। कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग जो हैं वो कृषि से संबंधित हैं, कृषि में
कार्य में लगे हुए हैं। इसमें जो है 29% कृषक और 30.3% कृषक श्रमिक है। कृषक और कृषक श्रमिक। हमने आपसे बताया था कृषि के अंतर्गत सिर्फ खेती करना ही कृषि नहीं है, कृषि के बहुत प्रकार होते हैं। आप लोगों ने भारतीय कृषि देखा होगा, अगर इससे पहले आप लोगों ने क्लास किया है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। हमने बताया था कृषि के अंतर्गत सिर्फ कृषि मतलब खेती करना नहीं, फसल उगाना ही नहीं, हालांकि ये है एक कृषि। पशुपालन भी एक प्रकार की कृषि है। इसके अलावा जितने कल्चर होते हैं, बहुत सारे कल्चर होते हैं, वो सभी कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से कृषि के बहुत सारे भाग होते हैं। ऐसा कहें कि हर एक चीज जो होती है वो मिलकर कृषि का निर्माण करती है। तो आपको ये जानना जरूरी है। इसलिए ये जो प्रश्न है ये आपको रट लेना है, एकदम से रट लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, कृषि को प्रभावित करने वाले मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन, इन सभी कारकों को, इन सभी चीजों को आधार बनाते हुए, आधार मानते हुए उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु को 9 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? भाबर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी मैदान, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा है दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, पांचवा मध्य मैदान, छठवां है बुंदेलखंड प्रदेश, और सातवां है उत्तर पूर्वी मैदान, और आठवां है पूर्वी मैदान, और नौवां है विंध्य क्षेत्र। नौवां है विंध्य क्षेत्र। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इन सभी क्षेत्रों में जो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु प्रदेश को हम लोगों ने बांटा है, उसके 9 क्षेत्र के बारे में हम देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप देखिए, अगर आप जुड़े हैं अनूप स्टडी जोन से तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जो भी नोटिफिकेशन मिले। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे उन 9 क्षेत्र के बारे में देखेंगे। भाबर एवं तराई क्षेत्र पहला था। इसके अंतर्गत हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्र जो हैं, जो आपको पता है हिमालय है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का सटा हुआ जो राज्य जिले हैं, वो सभी जिले जो हैं इसके अंतर्गत आएंगे, जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रीबस्ती, ये सभी जिले जो उत्तरी भाग में आते हैं ये भाबर एवं तराई क्षेत्र में आते हैं। अब जब हम लोगों ने भाबर एवं तराई क्षेत्र को पढ़ा, शुरुआत में भाबर एवं तराई क्षेत्र को पढ़ा, तो उसके अंतर्गत हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ की मृदाओं की बात हम लोग कर रहे थे, इन्हीं क्षेत्र की मृदा की बात हम लोग कर रहे थे। ठीक है, पश्चिमी मैदान मेरठ मंडल जो है और उसके आसपास के जो क्षेत्र है, मेरठ मंडल और उसके आसपास के क्षेत्र। अब मंडल के बारे में जानकारी चाहिए, उत्तर प्रदेश विशेष आपको देखना होगा, और उत्तर प्रदेश विशेष के लिए आपको उत्तर प्रदेश विशेष के क्लास में जाना होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है मध्य पश्चिमी मैदान, ये बरेली और मुरादाबाद, ये दोनों मंडल के क्षेत्र में जो क्षेत्र आते हैं। दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान आगरा मंडल और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं। मध्य मैदान कानपुर और लखनऊ मंडल, और उसके बाद फतेहपुर जो क्षेत्र है वो मध्य मैदान के अंतर्गत आते हैं। बुंदेलखंड प्रदेश झांसी एवं चित्रकूट के जो क्षेत्र हैं, जो झांसी मंडल और चित्रकूट मंडल के जो क्षेत्र हैं वो बुंदेलखंड प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। उत्तर पूर्वी मैदान गोरखपुर मंडल सहित गोंडा तक का क्षेत्र। पूर्वी मैदान में कौन कौन से? वाराणसी, फैजाबाद, आजमगढ़ मंडल, इलाहाबाद मंडल के कुछ क्षेत्र आते हैं और कुछ क्षेत्र आ जाते हैं विंध्य क्षेत्र में। ठीक है, तो विंध्य क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? मिर्जापुर, सोनभद्र और दक्षिणी इलाहाबाद के क्षेत्र। तो इलाहाबाद का जो आधा क्षेत्र है वो आता है पूर्वी मैदान में, पूर्व की साइड से, और जो दक्षिणी मैदान है इलाहाबाद का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो आता है विंध्य श्रेणी में, विंध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 9 जलवायु प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जलवायु प्रदेश के बारे में हम लोगों ने देखा कौन कौन से क्षेत्र वहां के आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फसल चक्र देखेंगे। ठीक है, किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि के फसलों का इस प्रकार इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो, और उसे फसल चक्र कहते हैं। मतलब ये है फसल चक्र का मतलब, ये किसी एक पर्टिकुलर जमीन पर, या कैसा कह लें कि एक पर्टिकुलर खेत एक बार किसी और फसल की उपज करना, फिर उसके बाद उस पर कुछ दलहनी फसलों का लगा देना,
फिर उसके बाद कुछ और फसल का उपज करना, फिर उसका दलहनी फसलों का आप उपज करिए। तो इस तरह से वो चक्रीय क्रमानुसार जो बना रहता है उसे फसल चक्र कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो होता है उसकी उर्वरा शक्ति जो होते हैं वो बहुत ही मजबूत हो जाती है। और दलहनी, आपको पता है दलहनी फसलों का उपयोग करने से भूमि का नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, जिससे उपजाऊ बनी रहती है मृदा। ठीक है, वहां पर जो रोग, कीट, खरपतवार, इस सब के नियंत्रण में सहायता मिलती है। सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग करके उत्पादन जो होता है वो अधिक प्राप्त करना। ठीक है, मृदा अपरदन में क्या होती है, कमी भी आ जाती है। तो इस तरह से फसल चक्र के फायदे भी हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है उत्तर प्रदेश के जो फसल चक्र है उसके बारे में देखेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो फसल चक्र है पहले उसकी लिस्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र का लिस्ट देखेंगे। तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है इसमें धान और मसूर 1 वर्षीय है। धान और मसूर, माफ करिएगा, धान और मसूर 1 वर्षीय है। ज्वार, अरहर और गेहूं 2 साल के हैं, 2 द्विवर्षीय हैं। धान मटर 1 वर्षीय, धान या मक्का या चाहे फिर आप गेहूं करिए 1 वर्षीय। इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब आप पहले धान या मक्का करिए, फिर उसके बाद अगले बार उसी जमीन पर गेहूं कर दीजिए, या धान या गेहूं करिए, माफ करिएगा, धान करिए या फिर गेहूं या सरसों के साथ कर दीजिए, वो 1 साल के अंतर्गत। तो ये भी सभी फसल चक्र के अंतर्गत आ रहे हैं। चाहे आप धान करिए चाहे जौ करिए, धान करिए एक ही खेत में 1 साल के लिए, एक ही साल में आप पहले धान की खेती करिए, फिर उसके बाद जौ की खेती करिए, ये 1 वर्ष के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र के बारे में, फसल चक्र के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चाहे आप धान करिए, चाहे पेड़ी करिए, चाहे हरी खाद, ये सभी चीजें 3 वर्ष के लिए होती हैं। ठीक है, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जो फसल चक्र है उसको देखेंगे। आप मक्का लगाइए, फिर आलू लगाइए, फिर प्याज लगाइए। 1 साल में आप 3 फसल चक्र कर सकते हैं। 1 साल में आप 3 फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। चाहे तो आप मक्का करिए, चाहे आलू करिए, उसके बाद गेहूं लगा दीजिए। एक ही साल में ये 3 चीजें पैदावार कर सकते हैं, 3 उत्पादन कर सकते हैं। आप पहले धान लगाइए, फिर गेहूं या जौ लगा दीजिए 1 साल के लिए। ज्वार लगाइए, फिर गेहूं लगा दीजिए 1 साल के लिए। मक्का लगाइए, आलू लगाइए, फिर गन्ने की फसल लगाइए। तो इससे 2 वर्ष में ये तीनों आप पूरा कर सकते हैं। तो ये फसल चक्र है उत्तर प्रदेश के संक्षेप में। ठीक है, अब हम लोग जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र, जैसे हमने बुंदेलखंड कृषि क्षेत्र का नाम लिया तो आप लोगों को तुरंत समझ जाना चाहिए कि उसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं, क्योंकि हमने अभी आपको बताया बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से कृषि क्षेत्र हैं। तो आप ज्वार और अरहर को 1 साल में बो सकते हैं, वो एक साथ ही। चाहे ज्वार को पहले लगाइए, फिर उसके बाद चना, दोनों खेती एक साथ करिए 1 साल के अंतर्गत। अब 3 साल के अंतर्गत आप पहले क्या करिए, ज्वार और अरहर को लगाइए, फिर परती गेहूं लगाइए, माफ करिए, फिर परती छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद गेहूं लगाइए, और फिर उसके बाद तिल लगाइए, फिर अलसी लगाइए। इस तरह से आपको कार्य करना, चाहे आप परती छोड़िए चाहे गेहूं लगाइए, ये भी कर सकते हैं। तो ये 3 साल के अंतर्गत होता है। ये बुंदेलखंड के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। चाहे आप कोंदो का फसल करिए, चाहे चना करिए 1 साल के अंतर्गत, चाहे ज्वार करिए चाहे जौ करिए, ये भी 1 वर्ष के अंतर्गत। तो ये थी फसल चक्र के बारे में। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में कृषि संस्थान और संगठन। ठीक है, कृषि संस्थान और संगठन। देखिए, अगर आप इस वीडियो में जुड़े हैं, इस क्लास में देख रहे हैं आप, तो ये ग्राम समाज ग्राम विकास के अंतर्गत है। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत सही जगह आए हैं। आप हिंदी की क्लास भी देख लीजिए, इससे बेस्ट, हमारे अनुपिष्ट जोन से बेस्ट जो है हिंदी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप एक बार देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, उसके अलावा अभी यूपी ट्रिपल एस सी में 2015 से लेके अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें जितने भी जीएस और जीके के क्वेश्चन बने हैं, सभी प्रश्नों का हम संकलन लेके आ रहे हैं। उसमें सारी चीजें आपको डिटेल से बताई जाएंगी, सभी प्रश्न आपको दिखाए जाएंगे, आपको प्रश्न कराए जाएंगे, उसके बारे में जितनी व्याख्या हो सकती है उतने करेंगे। क्योंकि 2015 से लेके अब तक का अगर आप पूरा का पूरा जीएस सॉल्व कर लिए, जो अभी तक यूपी ट्रिपल एससी अपने जितने भी एग्जाम करवाए उसमें पूछा है, तो आप सोचिए कि आपका जो है प्रश्न कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। आप 80 से 90% तो वहीं से
पा जाएंगे। याद रखिएगा, जो करंट के प्रश्न होंगे वो आप हमारे करंट अफेयर्स के जो मंथली है उसको देख सकते हैं, और जो 6 माह पे है उसको देख सकते हैं। तो करंट अफेयर की दृष्टि से है। उत्तर प्रदेश विशेष के लिए भी क्लास चलाई जा रही है, हिंदी भी चलाई जा रही है, रीजनिंग भी चलाया जा रहा है। आप सभी चीज़ों को देख लीजिए। मेन है यूपी ट्रिपल का जीएस, 80 से 90% वहीं से कवर हो जाएंगे। अगर आप करंट देख लिए तो आपका 90 से 99% तक वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आप इससे बने रहिए, और आप यूपी ट्रिपल में जो जीएस और जीके का जो क्लास चल रहा है उसको आप जरूर अटेंड करिए, वहां से आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद क्या बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में कृषि और संस्थान और उसके या फिर संगठन कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, लखनऊ में है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कानपुर में। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज, ये कहाँ है, फैजाबाद में। आपसे कुमारगंज का भी ऑप्शन देके पूछ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, मोदीपुरम। ये मोदीपुरम कहाँ है, मेरठ में। सैम हिगिनवाटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, इसको हम डीम्ड विश्वविद्यालय भी कहते हैं। इसका शॉर्टकट भी आपको याद रखना है, ये अपने इलाहाबाद में है, नैनी में। ठीक है, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, बांदा में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश में कृषि संस्थान और उसके संगठन के बारे में। तो हम लोगों ने देखिए, अभी आप ध्यान से सुन लीजिए 2 मिनट, उसके बाद क्लास को छोड़िएगा। आप लोग जैसे ही धन्यवाद का सिंबल देखते हैं आप लोग क्लास छोड़ देते हैं। कुछ बातें होती हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब हम लोग उत्तर प्रदेश में मृदा के बारे में देखेंगे। आप लोग जब भारतीय कृषि देखे होंगे तो वहां पर मृदा की जो है बहुत ही कम चर्चा, मतलब मिट्टियों के बारे में हम लोगों ने ज्यादा चर्चा नहीं किया है वहां पे मृदा के बारे में। हालांकि जिस फसल के लिए जो मृदा जरूरी होती है उसको हम लोगों ने देखा है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोगों ने देखा है, लेकिन जो भूगोल के अंतर्गत आ जाता है, जियोग्राफी के अंतर्गत आ जाता है, उसको हम भारत के भूगोल में देखेंगे, जो कि जिसका क्लास अभी चल रहा है। ठीक है, जब भी मृदा का चैप्टर आएगा तो वो आपको वो पूरा करवा देंगे। हालांकि जितना हमने करवाया है वहां से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। हमने पहले ही क्लास से कहा था हमको आपको 99.9%, ऐसा मान लीजिए कि 100% मार्क दिलाने का हमने आपको वादा किया था। आप हमारे सभी क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए, मार्क आपके कहीं नहीं जाएंगे, विश्वास करिए। अनूप स्टडी जोन से अगर आप बन गए तो आप सिलेक्शन के द्वार पे खड़े हो गए हैं, बस आपको दरवाजा खुलना बाकी है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप जरूर से जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो हम लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। देखिए, उसके बाद आपको क्या है कि अब हम लोग उस मोड़ पे हैं जहां पर हम लोगों का लास्ट सेशन चलने वाला है अब, क्योंकि हम लोगों ने सारे के सारे जो चैप्टर हैं वो क्लियर करवा दिए हैं। अब एक चैप्टर बचा है भूमि सुधार। क्या बचा है, भूमि सुधार। अब इस भूमि सुधार को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वहां से उसके बाद हम लोगों का ग्राम समाज एवं ग्राम विकास वहां पे समाप्त हो जाएगा। उसके अलावा हम लोगों को जो है हर एक टॉपिक का प्रश्न करवाना है। अभी प्रश्न जो है वो हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन उस पर अभी थोड़ा सा जोर कम दिया जाएगा। जब आपका नजदीक आएगा एग्जाम तो वहां पर जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा आप यूपी ट्रिपल एससी का जो जीएस जीके का क्लास चलाया जा रहा है उसको आप जरूर देखिए। ठीक है, इसके बाद हम भूमि सुधार करेंगे और वो होगा आपका लास्ट चैप्टर। अगर आपको लगता है इसके अलावा भी कुछ छूटा हुआ है कि सर आपने ये नहीं पढ़ा, ये आपने नहीं पढ़ा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको उसका सोल्यूशन जरूर बताएंगे कि आप इस क्लास को देख लीजिए, यहाँ पर हमने किया है। अगर नहीं करवाया होगा तो उसके लिए एक क्लास जरूर बनेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।